जरा कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति का जीवन एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की तरह। बिल्कुल। और इस कंपनी में अलग अलग विभाग हैं, जैसे फाइनेंस हो गया, रिलेशनशिप, करियर, स्वास्थ्य, और हर विभाग को चलाने वाले अलग अलग मैनेजर भी हैं। लेकिन इन सब के ऊपर एक सीईओ बैठा है। जी, टॉप बॉस। हाँ, एक ऐसा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसके पास हर एक फैसले का अंतिम अधिकार है। वो जो भी दिशा तय कर देता है, पूरी कंपनी की ऊर्जा, सारे संसाधन और फोकस बस उसी तरफ लग जाते हैं। सही बात है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय भी बिल्कुल यही है। जी, आज हम एसएन पांडे के नोट्स आत्मकारक ग्रह का जीवन पर प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं, और हमारा मिशन यही समझना है कि एक कुंडली में ये आत्मकारक ग्रह आखिर क्या होता है। हाँ, ये हमारे जीवन का मैग्नेटिक फोर्स या कहें तो चुंबकीय बल कैसे है, और कैसे इस एक ग्रह की कार्य प्रणाली को समझना स्वयं के अस्तित्व को गहराई से डिकोड करने का सबसे बेहतरीन शॉर्टकट बन सकता है। मुझे आपकी ये सीईओ वाली उपमा बहुत पसंद आई। मतलब इस विषय की गहराई को समझने के लिए ये एकदम सटीक है, क्योंकि जब हम इन नोट्स का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट होता है कि ये विषय सिर्फ ज्योतिष की किसी सामान्य गणितीय गणना तक सीमित नहीं है। अच्छा, तो ये और क्या है? ये असल में किसी भी व्यक्ति के जीवन के मूल उद्देश्य, उसकी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक ताकतों और उसके सबसे गहरे आंतरिक संघर्षों को समझने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। एक ब्लूप्रिंट? यानी ये हमें साफ साफ बताता है कि जीवन की इस कंपनी का वो सीईओ कौन है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, उसका छिपा हुआ एजेंडा क्या है, जो अक्सर देखिए व्यक्ति की अपनी खुद की इच्छाओं से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा और समझते हैं। इससे पहले कि हम ये जानें कि ये सीईओ करता क्या है, हमें ये समझना होगा कि इसकी पहचान कैसे होती है। मतलब आखिर ये चुना कैसे जाता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। नोट्स के अनुसार कुंडली में 7 मुख्य भौतिक ग्रह होते हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो इनमें से जिस ग्रह के अंश यानी जो डिग्री होती है जन्म के समय सबसे अधिक होती है, वही आत्मकारक कहलाता है। जी, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत ही दिलचस्प अपवाद दिखा। राहु और केतु को इस रेस से पूरी तरह बाहर रखा गया है। ऐसा क्यों? इसके पीछे जो तार्किक कारण दिया गया है ना, वो बहुत गहरा है। राहु और केतु केवल छाया ग्रह हैं। मतलब खगोलीय दृष्टि से वे चंद्रमा के नोड्स हैं। उनका कोई भौतिक स्वरूप या फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ओह, मतलब उनका कोई ठोस वजूद नहीं है। हाँ। अब अगर हम फिर से आपकी कंपनी वाली एनालॉजी को लें, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को सीईओ नहीं बना सकते जिसका अपना कोई भौतिक अस्तित्व ना हो या जिसका अपना कोई विभाग ना हो। हाँ, ये तो लॉजिकल है। ये दोनों ग्रह किसी भी राशि के स्वामी नहीं है। ब्रह्मांडीय व्यवस्था में उनके पास कोई अपनी जमीन या संपत्ति नहीं है, इसलिए वे इस मुख्य संचालक की भूमिका में नहीं आ सकते। एक मैग्नेटिक फोर्स बनने के लिए ठोस अस्तित्व का होना बहुत जरूरी है। ये नियम तो एकदम स्पष्ट हो गया। लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। बताइए। अगर हम फिर से उस सीईओ वाली बात पर गौर करें, तो क्या सबसे अधिक डिग्री होने का मतलब ये है कि वो ग्रह सबसे ज्यादा अनुभव वाला है? जैसे किसी ऑफिस में होता है कि जो सबसे सीनियर है वही बॉस बनेगा। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि सबसे अधिक डिग्री होने का मतलब सिर्फ उम्र या अनुभव का पैमाना नहीं है। तो फिर क्या है? ज्योतिषीय ढांचे में अधिकतम अंश उस ग्रह की तीव्रता या कहें तो इंटेंसिटी को दर्शाते हैं। मतलब वह ग्रह उस आत्मा के पिछले संचित कर्मों का सबसे भारी हिस्सा लेकर आता है। अच्छा। हाँ, वह एक मैग्नेटिक फोर्स या एक अत्यधिक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करने लगता है। एक बार जब वो ग्रह आत्मकारक बन जाता है तो वो बस पृष्ठभूमि में नहीं रहता। व्यक्ति की सोच, उसकी ऊर्जा, उसका अवचेतन मन, सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। बिल्कुल, सब कुछ उसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के इर्द गिर्द घूमने लगता है। वो पूरे जीवन काल में व्यक्ति को एक विशेष दिशा की ओर धकेलता रहता है। तो इस सब का मतलब क्या है? मुझे यहीं पे एक बड़ी उलझन हो रही है। कैसी उलझन? देखिए, अगर हमें पता चल गया कि हमारा मुख्य ग्रह या सीईओ कौन है, तो जीवन में उसका मुख्य एजेंडा क्या है? नोट्स बताते हैं कि यह ग्रह व्यक्ति को उसके जीवन के वास्तविक उद्देश्य का बोध कराता है, आध्यात्मिक विकास करता है और वैराग्य की ओर ले जाता है। जी बिल्कुल।
लेकिन ठीक अगली ही लाइन में लिखा है कि यह अहंकार यानी हमारी ईगो की सीमाओं और अत्यधिक आंतरिक संघर्षों को भी प्रकट करता है। ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। ये विरोधाभास लगता जरूर है, लेकिन मतलब अगर ये आत्मा का ग्रह है पर उठाना चाहता है, तो इसका सीधा संबंध हमारे अहंकार और संघर्ष से क्यों है? एक शांति और ज्ञान देने वाला ग्रह हमें इतनी उथल-पुथल में क्यों डालता है? ये सवाल मैं कहूँगा कि इस पूरे विषय की आत्मा है। देखिए, ज्ञान कभी भी सिर्फ किताबें पढ़ने या शांति से बैठकर आत्मसात नहीं होता। बौद्धिक समझ और वास्तविक अनुभव में ना बहुत बड़ा अंतर है। थियरी और प्रैक्टिकल का फर्क। एकदम सही। इंसान का मूल स्वभाव है कि वो बदलाव का विरोध करता है। हम सब अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, और ये जो प्रतिरोध है ये हमारे अहंकार या ईगो से आता है। जी। आत्मकारक ग्रह ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि जब तक ये अहंकार टूटेगा नहीं, तब तक कोई भी वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति हो ही नहीं सकती। ओह, मतलब वो हमारे अहंकार को पोषित नहीं करता, बल्कि उसे तोड़ने के लिए ही परिस्थितियां बनाता है। बिल्कुल। वो जानबूझकर जीवन में ऐसे अनुभव और ऐसे आंतरिक संघर्ष पैदा करता है जहां व्यक्ति का अहंकार काम करना ही बंद कर दे। बाप ले, ये तो बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल है, लेकिन जरूरी है। जब इंसान उन कड़े संघर्षों की भट्टी से गुजरता है ना, जब उसे अपनी सीमाओं का असली एहसास होता है, तभी वैराग्य जन्म लेता है। संघर्ष कोई सजा नहीं है। तो क्या है? वह इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था में सीखने का एकमात्र मैकेनिज्म है। आत्मकारक एक तरह से वो सख्त टीचर है जो सबसे होनहार छात्र को ही सबसे कठिन परीक्षा में डालता है, क्योंकि उसे पता है कि यही छात्र टॉप कर सकता है। क्या बात है। ठीक है, उस सख्त टीचर का एजेंडा तो स्पष्ट हो गया कि उसे हमें अनुभव के जरिए हमारे अहंकार को तोड़कर सिखाना है। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया हवा में तो नहीं हो सकती, है ना? बिल्कुल नहीं। वो क्लासरूम कहाँ है जहाँ ये सब घटित होता है? नोट्स के अनुसार ये कार्यक्षेत्र हैं कुंडली के 12 भाव। आत्मकारक ग्रह जिस भाव में जाकर बैठता है, व्यक्ति का सबसे ज्यादा ध्यान, उसकी सबसे बड़ी चुनौतियां और ऊर्जा उसी क्षेत्र में केंद्रित हो जाती है। जी, इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इन 12 भावों को देखें तो ये असल में मानव जीवन के अलग अलग चरणों की तरह लगते हैं। मैं चाहूंगी कि हम इन भावों पर थोड़ी गहराई से बात करें। जरूर। अगर हम इन भावों को कुछ समूहों में बांट लें तो इसका मैकेनिज्म समझना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है। जो शुरुआती भाव हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये हमारे आंतरिक आधार या रूट्स हैं। पहला भाव स्वयं के अस्तित्व, व्यक्तित्व और लक्ष्य का है। मतलब अगर सीईओ यहाँ पहले भाव में बैठ गया तो व्यक्ति का पूरा जीवन खुद को स्थापित करने में निकल जाएगा। हाँ, अपने आत्मसम्मान को खोजने में बीत जाएगा। फिर दूसरा और तीसरा भाव हमारी वाणी, परिवार, जमा पूंजी और हमारे पराक्रम या भाई बहनों का है। और चौथा भाव जो है वो बहुत ही बुनियादी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का है। माता, मकान, सवारी, खेतीबाड़ी। जी, मतलब अगर किसी का आत्मकारक चौथे भाव में है तो भले ही वो दुनिया भर घूम ले, लेकिन उसका मन हमेशा अपनी जड़ों में, अपने घर को बनाने या अपनी माता के साथ संबंधों को सुलझाने में ही अटका रहेगा। उसका सिलेबस वही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसके बाद जीवन थोड़ा बाहर की ओर विस्तार करता है। पांचवा, छठा और सातवां भाव। यहाँ इंसान दुनिया से सीधे सीधे टकराता है ना? हाँ, पांचवा भाव रचनात्मकता, शिक्षा और संतान का है। सातवां भाव जीवन साथी और व्यावसायिक साझेदारों का है। लेकिन इन दोनों के बीच जो छठा भाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासरूम है। छठे भाव के बारे में नोट्स में लिखा है कि यह प्रतियोगिता, शत्रुओं और गंभीर समस्याओं का भाव है। रुकिए, अगर आत्मकारक छठे भाव में बैठ गया तो क्या इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति का पूरा जीवन सिर्फ एक युद्ध का मैदान बनकर रह जाएगा? सुनने में डरावना लगता है ना? हाँ, वो तो हमेशा शत्रुओं या बीमारियों से ही लड़ता रहेगा। सतही तौर पर देखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन इसका अंतर्निहित कारण या कहें तो जो इसका वाय है वो बहुत गहरा है। कैसे? अगर आत्मकारक छठे भाव में है तो इसका अर्थ है कि उस आत्मा का विकास ही समस्याओं को सुलझाने यानी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से होगा। ऐसे लोग जन्मजात योद्धा होते हैं। अच्छा, मतलब वो लड़ना पसंद करते हैं। एक तरह से हाँ। अगर उनके जीवन में सब कुछ शांत हो तो वे बेचैन हो जाएंगे। उनकी ऊर्जा को ना एक चुनौती चाहिए होती है। समाज में जो लोग बड़े बड़े विवाद सुलझाते हैं या जो कठिन बीमारियों का इलाज खोजते हैं, उनका फोकस एरिया अक्सर यही छठा भाव होता है। ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। और फिर आते हैं जीवन के अंतिम और सबसे गहरे भाव, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। जी,
ये बहुत ही रहस्यमयी भाव हैं। बिल्कुल। 8वां भाव तो सीधे सीधे परिवर्तन, मोक्ष और गूढ़ विज्ञान या ऑकल्ट साइंस का है। ये सतह से बहुत नीचे जाने का स्थान है। 9वां भाव भाग्य, वैराग्य और पूजा पाठ का है। 10वां समाज में हमारी प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यापार और पिता का है। 11वां हमारी आय या इनकम का है। लेकिन यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम 12वें भाव पर आते हैं। व्यय, यात्राएं और बड़े लक्ष्यों के लिए की गई भागदौड़। हम अक्सर अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जो एक शहर या एक नौकरी में टिक कर नहीं रह पाते। बिल्कुल, वे हमेशा यात्राओं में होते हैं या किसी ऐसे असीम लक्ष्य के पीछे भागते हैं जो कभी पूरा होता नहीं दिखता। हम सोचते हैं कि अरे ये लोग सेटल क्यों नहीं होते, लेकिन इस फ्रेमवर्क के हिसाब से उनका आत्मकारक 12वें भाव में है, एकदम सही। जो उन्हें संसारिक बंधनों से मुक्त करके लगातार गतिमान रखना चाहता है। और अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो यही कारण है कि हम किसी दूसरे के जीवन को अपने चश्मे से जज नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति धन के पीछे भाग रहा है, जो दूसरा भाव है, कोई रिश्तों में उलझा है, जो 7वां भाव है, और कोई मोक्ष या वैराग्य के लिए भटक रहा है। यानी उनका सीईओ उन्हें उसी विशिष्ट विभाग में बिठाकर उनके हिस्से का काम करवा रहा है। बिल्कुल। चलिए, जगह या विभाग तो तय हो गया, लेकिन अब इस पूरी कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं। वो सीईओ खुद कैसा है? ग्रहों का अपना स्वभाव। हाँ, क्योंकि बॉस का जो स्वभाव होगा, पूरी कंपनी का कल्चर या संस्कृति उसी सांचे में ढल जाएगी। 7 ग्रहों का अपना एक बहुत ही अलग व्यक्तित्व है। हर ग्रह के आत्मकारक बनने पर व्यक्ति के अंदर क्या गुण आते हैं? ग्रहों के स्वभाव का सीधा असर व्यक्ति के करियर और समाज में उसके व्यवहार पर पड़ता है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि हमारी नैसर्गिक प्रवृत्तियां कैसे काम करती हैं। सबसे पहले उन ऊर्जाओं की बात करते हैं जो बहुत आक्रामक और डायनामिक हैं। सूर्य और मंगल। सूर्य के बारे में तो कहा जाता है कि वो राजा है। बिल्कुल। सूर्य अधिकार और पहचान का भूखा है। अगर सूर्य आत्मकारक है तो व्यक्ति पीछे की सीट पर बैठकर काम कर ही नहीं सकता, उसे मंच चाहिए। वो हमेशा नंबर 1 बनने का प्रयास करेगा और समाज में मान सम्मान के लिए किसी भी हद तक कठिन परिश्रम करेगा। और मंगल? मंगल के बारे में नोट्स में लिखा है कि ये शुद्ध पराक्रम और अपार बल है। सेना, पुलिस, प्रशासन या पायलट। जी, यहाँ मुझे कारण और प्रभाव का सीधा संबंध दिख रहा है। मतलब मंगल सिर्फ किसी को सैनिक नहीं बनाता, मंगल असल में उस व्यक्ति के अंदर इतनी अधिक भौतिक ऊर्जा भर देता है कि अगर उसे किसी डेस्क जॉब पर बैठा दिया जाए तो वो ऊर्जा फ्रस्ट्रेशन बन जाएगी। बहुत सही कहा आपने। उसे अपनी सीमाओं को शारीरिक रूप से चुनौती देनी ही होगी। वो ऊर्जा का स्वाभाविक बहाव है। अब इसके बिल्कुल विपरीत उन ग्रहों को देखिए जो सौम्य और रचनात्मक हैं। चंद्रमा और शुक्र। चंद्रमा तो वैसे भी मन का कारक है ना? हाँ, ये एक सौम्य स्वभाव और साफ सुथरी छवि देता है। ऐसा व्यक्ति अपनी माता का रक्षक होता है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा चंचल है और सुंदरता की ओर आकर्षित होता है, इसलिए ऐसे लोगों को विलासिता की वस्तुओं जैसे हीरे मोती का बहुत शौक होता है। और शुक्र तो क्रिएटिविटी या रचनात्मकता का चरम है। अगर शुक्र सीईओ है तो जीवन में हर चीज कलात्मक होनी चाहिए। ऐसे लोगों को अच्छे खानपान, सज धज कर रहने का गहरा शौक होता है। बिल्कुल, कलात्मक कार्य ही उनकी पहचान बन जाते हैं। लेकिन मुझे सबसे दिलचस्प तुलना बुध और बृहस्पति के बीच लगी। वो कैसे? दोनों ही ज्ञान और बुद्धि के ग्रह हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। नोट्स के अनुसार बुध कला, विज्ञान, कानून विशेषज्ञ और हास्य विनोद का कारक है। वहीं बृहस्पति ज्ञान की पराकाष्ठा, सरलता, परोपकार और सनातन वेशभूषा का कारक है। अगर मैं इसे एक दृश्य में बदलूं तो बुध उस हाजिर जवाब चतुर वकील की तरह है जो अदालत के कमरे में सबसे तेज दिमाग वाला है। वो डेटा और तर्क से किसी को भी हरा सकता है। हाँ, बौद्धिक चातुर्य। लेकिन बृहस्पति उस पारंपरिक शांत प्रोफेसर की तरह है जिसके पास बहुत ही ठोस तर्क शक्ति है। बुध आपको स्मार्ट बनाता है, लेकिन बृहस्पति आपको बुद्धिमान बनाता है। ये अंतर बहुत ही खूबसूरती से स्पष्ट किया है आपने। बृहस्पति दूसरों को ज्ञान देने के लिए होता है, इसलिए ऐसे लोग अक्सर धार्मिक कार्यों में ज्यादा रुचि रखते हैं। और अब बचता है शनि। जी, शनि। शनि को अक्सर लोग एक क्रूर या सजा देने वाले ग्रह के रूप में गलत समझते हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि शनि है तो बस मुश्किलें ही आएंगी। लेकिन जब ये आत्मकारक बनता है तो ये परोपकार और जन सेवा का सबसे बड़ा कारक बन जाता है।
शनि व्यक्ति के व्यक्तिगत अहंकारों को पूरी तरह कुचल देता है और उसे समाज के सबसे निचले या पीड़ित वर्ग की सेवा में लगा देता है। मतलब ऐसे लोग अस्पताल बनवाते हैं, धर्मशालाएं खोलते हैं। बिल्कुल, वे जन कल्याण के कार्यों के माध्यम से दूर दूर तक प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। शनि व्यक्ति को ये सिखाता है कि तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। ये सारा ज्ञान, ग्रहों की ये गहरी साइकोलॉजी और भावों का ये फ्रेमवर्क, ये सब अपने आप में सचमुच बहुत अद्भुत है। लेकिन अब एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल आता है। पूछिए। अगर हमारी ऊर्जा का सर्किट पहले से इस तरह वायर्ड है, तो हम इस भारी भरकम मैग्नेटिक फोर्स के साथ तालमेल कैसे बिठाएं? जब सीईओ और हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच घर्षण होता है, तो उसे शांत कैसे किया जाए? इसका जवाब भी नोट्स में है। हाँ, स्रोत सामग्री के अंतिम हिस्से में उपायों और इष्ट देव की उपासना का जिक्र है। और देखिए, इसे किसी अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अलाइनमेंट की तरह समझा जाना चाहिए। ये फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने जैसा है। कैसे? थोड़ा विस्तार से बताइए। नोट्स बताते हैं कि सूर्य की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्य मंत्र का पाठ करना चाहिए। मंगल की उग्र ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए पुरुषों को हनुमान जी की और महिलाओं को मां दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही शक्ति और संयम के प्रतीक हैं। बिल्कुल। बुध की चंचलता को एकाग्र करने के लिए भगवान गणेश की आराधना बताई गई है और बृहस्पति के विस्तार को संभालने के लिए भगवान विष्णु की उपासना, जैसे ओम विष्णवे नमः, का सुझाव है। मैंने यहाँ इन उपायों में एक बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प पैटर्न नोटिस किया है। अच्छा, क्या पैटर्न? अगर हम चंद्रमा, शुक्र और शनि को देखें, तो इन तीनों ही ग्रहों के लिए मुख्य रूप से भगवान शिव की उपासना ही बताई गई है। ये बात मुझे बहुत हैरान कर रही है। ये बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन है आपका। मतलब चंद्रमा जो मन की चंचलता है, शुक्र जो विलासिता और इच्छाएं हैं, और शनि जो कर्म और कठोर सेवा है। ये तीन बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में भागने वाली ऊर्जाएं एक ही स्रोत यानी भगवान शिव में आकर कैसे शांत हो जाती हैं। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे गूढ़ निष्कर्ष है। अगर आप भगवान शिव के स्वरूप को समझें, तो वे परम वैराग्य और पूर्ण स्थिरता के प्रतीक हैं। जी। चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान है, जिसका अर्थ है कि मन की असीम चंचलता केवल परम स्थिरता के संपर्क में आकर ही शांत हो सकती है। शुक्र की भौतिक इच्छाएं शिव के वैराग्य में विलीन हो जाती हैं। इसीलिए शुक्र के लिए मृत संजीवनी या महामृत्युंजय मंत्र का जिक्र है। अरे वाह! और शनि? और शनि का जो कठोर कर्म और संघर्ष है, वो शिव की करुणा में आश्रय पाता है। जब कोई व्यक्ति अपने आत्मकारक ग्रह के अनुसार सही इष्ट देव या मंत्रों से जुड़ता है, तो असल में वो अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को एक केंद्र पर लाता है, यानी उसका सारा फोकस एक जगह आ जाता है। बिल्कुल। इससे होता यह है कि व्यक्ति के भीतर के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, व्यक्तित्व में निखार आता है और वो बिना भ्रमित हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तो ये स्पष्ट है कि आत्मकारक ग्रह सिर्फ एक ज्योतिषीय अवधारणा नहीं है, बल्कि ये हमारे अस्तित्व का एक दर्पण है, हमारे उद्देश्य, हमारी ताकतों और हमारे संघर्षों का आईना। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आज के इस दौर में, जहां हर व्यक्ति इंफॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार है, जहां सोशल मीडिया हमें हर दिन बताता है कि हमें कैसा दिखना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, ये ज्ञान हमें उस शोर से बाहर निकाल सकता है। ये हमें बताता है कि हमें हर दौड़ में भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें सिर्फ ये पहचानने की जरूरत है कि हमारी अपनी मैग्नेटिक फोर्स हमें कहाँ ले जाना चाहती है। बिल्कुल, अपनी मूल प्रकृति से लड़ना बंद करके जब हम अपने आंतरिक सीईओ के विजन के साथ अपनी ऊर्जा को जोड़ लेते हैं, तो जीवन का संघर्ष एक अर्थपूर्ण यात्रा में बदल जाता है। बहुत ही गहरी बात है ये। इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ, जो इस स्रोत सामग्री से ही उपजा है, लेकिन हमें एक बिल्कुल नए नजरिए से सोचने पर मजबूर करता है। हमने शुरुआत में बात की थी कि ये आत्मकारक ग्रह हमारे जीवन के सबसे बड़े संघर्षों और आध्यात्मिक पाठों को तय करता है, ताकि हमारा अहंकार टूट सके और हम कुछ सीख सकें। जी। अब जरा सोचिए, अगर जन्म के ठीक उसी क्षण सबसे अधिक डिग्री के आधार पर यह तय हो जाता है कि हमारा सिलेबस क्या होगा, तो क्या इसका मतलब ये है कि जीवन में आने वाली हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां कोई अचानक घटी घटनाएं नहीं हैं? क्या ये संभव है
कि ये वो सटीक पाठ्यक्रम है जिसे हमारी ही आत्मा ने इस पृथ्वी पर जन्म लेने से ठीक पहले अपने खुद के विकास के लिए चुना था? ये सच में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है। इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।